हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज जो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं अपने प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के पेपर में, आज जो बातें होगी वो होगी हमारी यूनिट नंबर थर्ड, यानी कि कौन सी यूनिट नंबर थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है आपकी प्लांट मॉर्फोलॉजी की। स्टूडेंट क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें दो टॉपिक हैं वो आपके सेम टू सेम हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। ये है वो दोनों टॉपिक, लीफ का पूछा जाता है और इसके साथ साथ आपका किसका पूछा जाता है स्टूडेंट? रूट पे भी क्वेश्चन आता है। आपको भी पता है रूट कैसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है वाटर ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो ध्यान रखना, रूट और लीफ में से एक एक क्वेश्चन आपका अल्टरनेट पूछा जाएगा। लीफ में क्या पूछा जाएगा वो सुन लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा लीफ में कि आइसो बाइलेटरल एंड डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्या होती है। स्टूडेंट ध्यान रख लेना, आजकल वो टाइम गया कि आप रट के जाओ कि हमारे पास क्या आएगा, मोनोकोट लीफ आएगी, कि हम मोनोकोट लीफ के ऊपर बात कर लेंगे, हम मोनोकोट लीफ के ऊपर लिख देंगे, हमारे पास मोनोकोट लीफ पूछी जाएगी। तो वो बातें अब जा चुकी है, ध्यान रख लेना स्टूडेंट्स। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि मोनोकोट और डाइकोट लीफ की जगह उनका दूसरा नाम दे दिया जाता है आइसो बाइलेटरल लीफ एंड डॉर्सी वेंट्रल लीफ। आइसो बाइलेटरल लीफ का मतलब ही स्टूडेंट मोनोकोट होता है और डॉर्सी वेंट्रल लीफ का ही मतलब क्या होता है? डाइकोट लीफ होता है। ध्यान रखना, इन नामों का अभी डिस्कस करेंगे। फिर हमें रूट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट की प्राइमरी ग्रोथ कैसे होती है और रूट का ओरिजिन होता है स्टूडेंट, वो कैसे होता है। इन चीजों के ऊपर शायद आपके जो डिटेल में वीडियो है, आपके पास कंटेंट जो आपको मिला हुआ है वहां पर अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे इसके बारे में। अब मैं जितना फास्ट हम चलेंगे, जितनी जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे, उतना ही जल्दी आपका मैं क्या करूंगा, रिवीजन स्टार्ट है। ठीक है ना? ये हम क्या करेंगे, अभी इन लेक्चर्स को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका पीछे वाला पुराना भी याद आ जाए, क्योंकि हमने 2 लेक्चर पहले भी इस यूनिट्स के कवर कर लिए हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं लीफ के ऊपर बात कर रहा हूं। तो लीफ जो होती है वो प्लांट्स का मेन पार्ट होती है, जहां पर प्लांट्स क्या करता है स्टूडेंट है, फोटोसिंथेसिस करने का काम है वो करता है। फोटोसिंथेसिस क्यों करता है? क्योंकि यहां पर आपका क्या प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो प्रेजेंट रहता है। और क्लोरोप्लास्ट आपको ही पता है लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा स्टूडेंट, फूड का फॉर्मेशन करेगा। और फूड का फॉर्मेशन प्लांट्स के किस भाग में होता है? तो वो होता है आपका लीफ में भाग में प्रेजेंट रहता है। अब स्टूडेंट्स देख लीजिए कि लीफ होती है वो आपके पास 2 या 3 सेल्स के द्वारा मिलकर बनी होती है। सबसे पहली लीफ होती है वो एपिडर्मिस लेयर के द्वारा मिलकर बनी होती है। दूसरी लेयर होती है वो आपके पास किससे मिलकर बनी है, मीजोफिल के साथ बनी है। और तीसरी होती है वो किसके साथ मिलकर बनी होती है, वेस्कुलर बंडल के रूप में प्रेजेंस रहती है। मीजोफिल सेल में भी आपके पास 2 सेल्स होती है, एक को कहा जाता है आपने पैलिसेड लेयर के रूप में कहा जाता है, और दूसरा होता है उसे आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्पंजी लेयर कहते हैं। कौन सी लेयर कहते हैं यहां पर, स्पंजी लेयर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं आप, पैलिसेड लेयर कहते हैं। ध्यान रखना, टोटल अगर हम लीफ का सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, मोनोकोट डाइकोट लीफ नहीं लेके चल रहा हूं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि लीफ में 3 भाग होते हैं। पहला एपिडर्मिस होता है, दूसरा मीजोफिल सेल होता है, और तीसरा कौन सा होता है आपका, वेस्कुलर बंडल होता है। मीजोफिल सेल को आपने 2 भागों में बांट रखा है, पैलिसेड लेयर एंड स्पंजी लेयर के रूप में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास सबसे पहला है वो है एपिडर्मिस लेयर। आपको ही पता है कि एपिडर्मिस लेयर होती है, उस एपिडर्मिस लेयर में क्या है आपका, स्टोमेटा भाग होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, प्रेजेंट्स रहते हैं, और यह क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में है, वो भी काम करती है। यानी ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। स्टोमेटा यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट्स रहता है। इसके साथ साथ प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसके साथ साथ आपको और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, कि स्टोमेटा भी होगा, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो भी यहां पर प्रेजेंट्स रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा
वो चीजें जो होती है वो यही देखने को मिलती है कि इस एपिडर्मिस लेयर पर क्या होता है, आपका क्यूटिकल लेयर प्रेजेंस रहती है। एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंस रहती है जो क्या करती है, वाटर का ट्रांसपायरेशन जो नॉर्मली हो रहा होता है उसको रोकने का काम करती है। उस ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को क्या करती है स्टूडेंट, ऑफ करने का काम है वो यहां पर किया जाता है। अब बात करते हैं आगे। अब क्या था कि ट्रांसपायरेशन था, इस प्रोसेस में क्या हो गया, आपका ऑफ हो गया है। अब ट्रांसपायरेशन जब ऑफ हो जाता है तो आपका क्या हुआ, क्यूटिकल लेयर होती है वो नॉर्मली इसके लेयर के रूप में है वो काम करती है। साथ साथ में कह दूं कि इसकी जो एपिडर्मिस लेयर है वो कैसी होती है, ढोल के समान आकृति के रूप में हो सकती है, आयताकार आकृति होती है वो यहां पर प्रेजेंट रह सकती है, और साथ साथ में यहां पर बेलनाकार आकृति होती है उसको क्या करती है, कंट्रोल या सॉरी बेलनाकार आकृति के रूप में है आपके पास स्ट्रक्चर है वो यहां पर देखने को मिलता है। तो एपिडर्मिस स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। एपिडर्मिस सेल में आपको इतना ही लिखना है कि इस सेल में स्ट्रोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। यह स्ट्रोमेटा भाग एपिडर्मिस लेयर से मिलकर बने होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करते हैं। इन पे क्यूटिकल लेयर होती है जो क्यूटिकल लेयर वाटर के ट्रांसपायरेशन को रोकने का काम करती है, यानी ज्यादा पानी बाहर ना निकले इसलिए प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती है। ये सेल इस तरह से होती है। और साथ साथ में कह सकते हैं कि यह लेयर पैथोजन के अटैक से क्या होता है, पैथोजन के अटैक से क्या करती है, प्लांट की हेल्प करती है। ध्यान रखना, प्लांट की क्या करती है, प्लांट की सहायता करती है। ध्यान रखना, प्लांट की क्या करती है, ये सहायता करती है। कौन करती है, पैथोजन के अटैक से एपिडर्मिस की लेयर है वो हमारे पास प्रेजेंट रहती है। तो एपिडर्मिस लेयर हो गई। अब हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो है हमारे पास मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल सेल्स होती है, ध्यान रखना इस भाग में, या सीधा ही लिख देता हूं कि इस भाग में आपका क्या होता है स्टूडेंट, क्लोरो जो प्लास्ट होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट आपका कैसे होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एकदम हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई मात्रा क्वालिटी के अंदर यहां पर पाया जाता है। और उसके साथ साथ यहां पर क्या होते हैं, कुछ मात्रा में एयर चेंबर होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, यहां पर एयर चेंबर है वो पाए जाते हैं। ध्यान रखना, यहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, कुछ मात्रा में एयर चेंबर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करूं कि मीजोफिल सेल में आपको और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो मीजोफिल सेल्स होती है, क्लोरोप्लास्ट यहां पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना, एपिडर्मिस जो होती है वो दो पाई जाती है प्लांट में। प्लांट में दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है वो ध्यान रखना। एक एपिडर्मिस अपर साइड में प्रेजेंट रहती है इसलिए उसका नाम हमने रख दिया अपर एपिडर्मिस। एक एपिडर्मिस लोअर होती है इसलिए उसका नाम हमने क्या रख दिया है, लोअर एपिडर्मिस। तो दो प्रकार की एपिडर्मिस है वो हमारे पास यहां पर देखने को मिलती है। और दोनों एपिडर्मिस के मध्य ध्यान रखना क्या होता है, दोनों एपिडर्मिस के मध्य है वो हमारे पास कौन सी सेल होगी, आपकी मीजोफिल सेल है वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। अब अगर मैं नेक्स्ट में इसका डायग्राम बनाऊं तो लीफ के डायरेक्ट डायग्राम पे चलते हैं। इसका हमने बाकी चीजें हमें यहां पर नहीं पढ़ दी हैं कि किस तरह की होती है, कैसे काम करती है, कैसी होती है, वो चीजें हम डायग्राम में समझेंगे। तो डायग्राम में समझने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर जो लीफ ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं आपकी डोर्सी वेंट्रल लीफ। कौन सी लीफ, डोर्सी वेंट्रल लीफ, यानी कि मैं लीफ ले रहा हूं आपकी डाइकोट प्लांट की लीफ है। उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह का इसका डायग्राम है वो हमारे पास देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो एपिडर्मिस होती है डाइकोट प्लांट्स में वो कुछ हमारे पास इस तरह की देखने को मिलती है। एपिडर्मिस लेयर है वो हमारे पास कुछ इस तरह की है वो हमारे पास देखने को मिलेगी। इसमें स्टोमेटा की कॉन्सेंट्रेशन है या स्टोमेटा है वो आपके अपर एपिडर्मिस में भी पाए जा सकते हैं, लोअर एपिडर्मिस में भी आपके स्टोमेटा होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर यह रहती है कि जो डोर्सी वेंट्रल लीफ होती है यानी डाइकोट प्लांट्स की लीफ होती है उसमें स्टोमेटा ज्यादातर कहां होते हैं, निचली वाली एपिडर्मिस के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैं यहां पर क्या कर देता हूं, एक नीचे एपिडर्मिस का फॉर्मेशन है वो और कर देता हूं कि ये हमारे पास क्या होती है, एक लोअर एपिडर्मिस है वो यहां पर प्रेजेंट है।
कुछ इस तरह से यहां पर क्या हो गया, आपका लोअर एपिडर्मिस होती है वहां पर प्रेजेंट है। ये हमने मान लीजिए कि यहां पर फॉर्मेशन कर दिया किसका, स्टोमेटा का। यहां पर किसका फॉर्मेशन कर दिया है, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर हमने स्टोमेटा का फॉर्मेशन है वो कर दिया है। कुछ इस तरह के स्टोमेटा अपर एंड लोअर एपिडर्मिस को हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसके यहां पर मीजोफिल सेल का फॉर्मेशन करना है। तो मीजोफिल सेल्स होती है वो आपके पास कैसी होती है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर दो प्रकार की मीजोफिल सेल्स होती है वो हमें देखने को मिलती है। एक सेल्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, पैलिसेड लेयर कहते हैं। उनकी आकृति है वो हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति के रूप में है वो हमें देखने को मिल रही है। ये आकृति है वो आपकी किसकी देखने को मिलती है, यहां पर पैलिसेड लेयर की है वो हमें देखने को मिलती है। ये हमारे पास हो गया पैलिसेड। अब एक चीज और ध्यान रखना कि हमेशा ही जो वेस्कुलर बंडल होता है स्टूडेंट वो इनके यहां पर क्या होता है, बीच के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये बीच के लीफ के अंदर बीच में प्रेजेंट है, जिसमें से आपका क्या होगा कि यहां पर तो वो कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी स्टूडेंट। यहां पर मान के चलिए कि जाइलम भाग होता है और यहां पर आपका कौन सा भाग प्रेजेंट है, फ्लोएम भाग प्रेजेंट है। ये हमने क्या बना दिया है, आपका वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो हमने पहली मेजोफिल सेल बनाई है, इस मेजोफिल सेल में ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका क्या होता है स्टूडेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्लोरोप्लास्ट रहता है। इसीलिए सभी सेल होती है उनमें सभी जगह पर हमारे पास यहां पर क्या बनाना होता है, क्लोरोप्लास्ट बनाना है। इस डायग्राम को समझ लेना, डायग्राम समझ लोगे तो आपके पास इसकी डोर्सीवेंट्रल हो चाहे आइसोबाइलेटरल लीफ हो, अच्छे से दोनों को आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि हमारे पास किस किस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है वो यहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपको हर सेल्स में क्या करना है, क्लोरोप्लास्ट बनाना है। ये क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होता है हमने यहां पर बना लिया है। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि इस मीजोफिल सेल में कुछ सेल्स होती है वो एक एयर चेंबर को बनाए हुए रखती है। उनमें आकृति हमारे पास कैसी देखने को मिलती है वो ध्यान में रखना स्टूडेंट। इस तरह की शेप होती है वो यहां पर प्रेजेंट्स रहती है, यानी ये स्ट्रक्चर्स होती है वो यहां पर प्रेजेंट्स रहती है। ऐसी आकृति है वो यहां पर कुछ हमें देखने को मिलती है इस तरह की स्ट्रक्चर के रूप में, जो क्या होती है नॉर्मली आपके डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स के रूप में है वो यहां पर प्रेजेंट्स रहता है। यहां पर भी हमारे पास है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है वो यहां पर प्रेजेंट्स रहती है। ये आपकी एयर कैविटी के रूप में यहां पर प्रेजेंट है। ये आपकी हो गई हमारे पास कौन सी सेल्स है, मीजोफिल सेल, जो क्या करती है ज्यादातर लीफ का एयर कैविटी के रूप में पार्ट का फॉर्मेशन है वो यहां पर करती है। ये लीजिए स्टूडेंट, ये एक प्रकार की एयर कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करूं, डायरेक्ट हम नोमेनक्लेचर के ऊपर चलते हैं, तो थोड़ा सा यहां पर समझिएगा एक चीज और कि हमारी इस एपिडर्मिस के जस्ट अपर साइड्स में हमने बात की कि एपिडर्मिस के ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। तो यहां पर क्या है आपकी, ये क्यूटिकल की लेयर है। ध्यान रखना ये लेयर तो आपकी हो गई क्यूटिकल की लेयर। ये आपकी लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस की है। एपिडर्मिस में कौन सी एपिडर्मिस है, तो ध्यान रखना ये अपर एपिडर्मिस है और अपर एपिडर्मिस है। और यहां पर ये जो पूरी बीच की सेल्स बनी है वो कौन सी बनी है, आपकी मीजोफिल सेल है वो बनी है। कौन सी सेल बनी है, मीजोफिल सेल का फॉर्मेशन हुआ है। अब मीजोफिल सेल में जो यहां से लेकर यहां तक बनी है उस लेयर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, पैलिसेड लेयर कहते हैं, पैलिसेड सेल कहते हैं। और जो ये एयर चेंबर लाइक सेल बनी है वो एक प्रकार की हमारे पास किसका फॉर्मेशन किया है, स्पंजी सेल का फॉर्मेशन किया है, यानी गुद्देदार स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है। और इस गुद्देदार स्ट्रक्चर में जो ये है वो आपका क्या कहलाता है, एयर चेंबर कहलाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट। और नीचे वाली लेयर है वो आपके पास कौन सी बनी है, लोअर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन है वो हुआ है। और लोअर एपिडर्मिस में भी हमारे पास, थोड़ा सा इस डायग्राम को हम छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसका नोमेनक्लेचर अच्छे से कर सकें। तो ध्यान रखना इस यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है आपकी
इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं यहां पर, स्टोमेटा के नाम से इसको हम यहां पर जानते हैं। ध्यान रखना यहां पर भी क्या होता है, स्टोमेटा है वो आपका प्रेजेंस रहता है, और स्टोमेटा के जस्ट पास वाली सेल्स होती है वो आपके पास किस नाम से जानी जाती है, गार्ड सेल के नाम से जानी जाती है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, वेस्कुलर बंडल कहलाता है। और ये बीच वाली एक लाइन होती है जिसको हम यही नाम ले लेते हैं कि यहां पर वो लेयर होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कैम्बियम के नाम से जानते हैं। कैम्बियम के जस्ट ऊपर जाइलम और फ्लोएम्स है वो आपके पास प्रेजेंट्स रहते हैं। और जो ये ग्रीन कलर का यहां पर बनाया है स्टूडेंट ध्यान रखना, यहां पर आपके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है वो यहां पर प्रेजेंट्स रहता है। तो मीजोफिल सेल में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट रहता है, कुछ मात्रा में जो ये स्पंजी सेल्स होते हैं, ध्यान रखना इन स्पंजी सेल्स के अंदर भी आपकी हर जगह पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंस रहता है। ध्यान रखना ये पहली मेसोफिल सेल कोई सी भी हो, चाहे वो पेलिसेड लेयर हो, चाहे वो कोई सी भी स्पंजी लेयर हो, सब लेयर के अंदर आपका क्या होता है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट रहता है। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के थ्रू प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके फूड को यहां से क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम है वो करता है। तो नॉर्मल एक डाइकोट लीफ होती है, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, वो हमारे पास यहां पर प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, ध्यान रखना डाइकोट प्लांट्स को मैं दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहला हमें लिखना है एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस क्या है, दो प्रकार की होती है, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में हमेशा स्टोमेटा प्रेजेंस रहते हैं, एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं रहते। अपर एपिडर्मिस में क्यूटिकल्स की लेयर प्रेजेंस रहती है। अपर लेवल लोअर एपिडर्मिस के मध्य मेसोफिल सेल पाई जाती है। फिर बात करनी है मेसोफिल सेल के ऊपर। मेसोफिल सेल्स ऐसी सेल्स होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट की हाई कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलती है। अब मेसोफिल सेल्स को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक होती है पेलिसेड लेयर, एक होती है स्पंजी लेयर। पेलिसेड लेयर ऐसी लेयर होती है जो ढोल के आकृति के समान होती है और चारों तरफ आपस में एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट रहती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहती है, जो लीफ को क्या करती है, एकदम स्ट्रेंथ प्रदान, मजबूती प्रदान करने का काम है वो करती है। इस मेसोफिल सेल के नीचे की तरफ पेलिसेड लेयर प्रेजेंट रहती है, लेकिन पेलिसेड लेयर क्या करती है, लोअर एपिडर्मिस के कांटेक्ट में रहती है। इसी पेलिसेड लेयर के बीच में मध्य के अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है। इस पेलिसेड लेयर के अंदर क्लोरोप्लास्ट की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो इनमें एयर चैम्बर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं एयर चैम्बर्स के अंदर वाटर क्या रहता है, आपका स्टोर रहता है, जो ये क्या कहलाता है, इसी स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के जस्ट ऊपर होता है वो आपके पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना स्टोमेटल केविटी के नाम से है वो यहां पर जाना जाएगा। SC मैंने लिखा है, स्टोमेटल के जो केविटी होती है वो हमारे पास यहां पर जानी जाती है। तो स्टूडेंट ये हुआ आपका कौन सा, डोर्सीवेंट्रल लीफ है। ध्यान रखना इस स्ट्रक्चर्स को। अब बात करते हैं हम आगे, स्टूडेंट ध्यान रखना, अब हमारी बात है वो है हमारी आइसोबाइलेटरल लीफ पे। कौन सी लीफ है, आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, उसके ऊपर है वो हमें बात करनी है कि हमारे पास आइसोबाइलेटरल लीफ कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना आइसोबाइलेटरल लीफ है वो कौन से प्लांट में, मोनोकोट प्लांट्स में है। और मोनोकोट प्लांट्स में आपको ही पता है कि दोनों तरफ है वो एपिडर्मिस तो होती है, लेकिन ऐसी लीफ जिसको आप दोनों तरफ से अपर या लोअर साइड से किसी भी साइड से देख लेना, आपको दोनों तरफ से वो क्या दिखती है, एकदम समान आकृति के रूप में वो लीफ होती है, वो यहां पर प्रेजेंट रहती हैं। यानी दोनों की दोनों कैसी होती है, सेम आकृति के रूप में यहां पर सेल्स होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका मतलब कि दोनों एपिडर्मिस हो, चाहे लोअर एपिडर्मिस हो, चाहे वो आपकी अपर एपिडर्मिस हो, उन दोनों की दोनों सेल्स के मध्य क्या रहता है, हमारा यहां पर स्टोमेटा होता है वो आपका प्रेजेंट रहता है। हमें क्या देखना है कि दोनों एपिडर्मिस के मध्य आपका क्या होता है स्टूडेंट, स्टोमेटा होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ना ही इस सेल्स के मध्य जो एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के मध्य जो मेसोफिल सेल है उनमें ना तो ही पेलिसेड है ना ही आपकी कौन सी है, स्पंजी सेल है। बस सिर्फ कौन सी सेल्स होती है, ध्यान में रखना है कि हमारे पास यहां पर मेसोफिल सेल्स है वो यहां पर प्रेजेंट रहती है। दोनों तरफ आपके पास क्या है, स्टोमेटा है। अगर दोनों तरफ स्टोमेटा है इसका मतलब आपके पास अब दोनों तरफ लेयर एपिडर्मिस के ऊपर कौन सी होगी, क्यूटिकल की लेयर है वो यहां पर प्रेजेंट रहेगी। दोनों लेयर के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, दोनों तरफ एकदम स्टोमेटा है वो आपके पास प्रेजेंट रहते हैं। और स्टोमेटा के साथ मेन चीजें ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी प्रकार की पेलिसेड लेयर्स,
स्पंजी लेयर नहीं होती, सारी की सारी कैसी होती है, पेलिसेड होती है। यानी कहूं तो मेसोफिल सेल्स को आइसोबाइलेटरल लीफ में यानी कि मोनोकोट की लीफ में हम मेसोफिल सेल को किसी अन्य भाग में डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ही कौन सी होती है, मेसोफिल सेल होती है। तो मेसोफिल सेल्स आपके पास कुछ इस तरह की आकृति के रूप में है, वो हमारे पास यहां पर प्रेजेंट्स रहती है, जिनके अंदर बीच बीच में हमें क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, एयर चेंबर होते हैं, वो भी देखने को मिल जाते हैं। और साथ साथ में हमारे पास यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, आपका स्टोमेटा होता है, वो भी प्रेजेंट्स रहता है। दोनों लेयर पे स्टोमेटा हो गया। और आपका वेस्कुलर बंडल है वो भी यहां प्रेजेंट है, एक तरफ जाइलम फ्लोएम्स और बीच के भाग के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट रहता है, यहां पर कैम्बियम भाग प्रेजेंट्स रहता है। और दोनों तरफ आपका पास क्या प्रेजेंट्स है, यहां पर मेसोफिल सेल्स है वो प्रेजेंट्स है। यानी कि दोनों तरफ अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो दोनों तरफ से आपको ये स्ट्रक्चर कैसी लिखती है स्टूडेंट्स, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर्स है वो यहां पर देखने को मिलती है। और ये सेल्स जो बीच में बनी होती है, इनके बीच में इतना ज्यादा एयर स्पेस होता है वो नहीं होता। यानी कि ये सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहती है स्टूडेंट, कांटेक्ट में रहती है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई प्रेजेंट्स रहती है। और ये जुड़ी हुई सेल्स होती है वो आपस में कैसी होती है, मेसोफिल सेल होती है। और यही मेसोफिल, इसी मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट है वो सबसे ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट्स रहता है। इस तरह की दोनों तरफ से हमारे पास स्ट्रक्चर्स होती है, वो कैसी होती है, आपके पास एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर्स है वो यहां पर प्रेजेंट्स रहती है। ध्यान रखना स्टूडेंट, इस स्टोमेटा के चारों तरफ यानी कहूं स्टोमेटा के चारों तरफ कोई भी किसी भी प्रकार की सेल्स नहीं होती, क्योंकि यहां पर क्या बनाता है, वो एक कैविटी का फॉर्मेशन है वो यहां पर करता है। और ये कैविटी है वो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है, स्टोमेटल कैविटी के नाम से इस सेल्स को है वो हम यहाँ पर जानते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बनी है वो किसकी बनी है, आपके पास यहाँ पर मोनोकोट्स प्लांट की बनी है। और इसी हर सेल्स के अंदर, हर प्रकार की सारी सेल्स के अंदर आपके पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो होती है। तो सबसे पहले समझ लेना कि हमारे पास एपिडर्मिस लेयर है वो लोअर एपिडर्मिस है, दोनों तरफ से देखने पर यह लीफ हमें समान प्रकार की दिखाई देती है, अर्थात दोनों एपिडर्मिस के ऊपर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, स्टोमेटा है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और दोनों तरफ स्टोमेटा होता है तो दोनों तरफ ही हमारे पास क्या होती है, आपकी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट्स रहती है। फिर इसकी क्यूटिकल की जस्ट पैर के नीचे एपिडर्मिस लेयर होती है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट्स रहती है। फिर नीचे एपिडर्मिस के नीचे सिर्फ हमारे पास यहाँ पर मेसोफिल सेल होती है, और मेसोफिल सेल्स को हम किसी अन्य प्रकार की सेल्स में क्या है, डिराइव नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, अन्य प्रकार की सेल्स के अंदर डिराइव है वो हम इसे नहीं कर सकते हैं। मध्य में आपका वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट्स रहता है, और यह वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम्स के रूप में है वो भी यहां पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब एक कुछ बातें और होती है इस सेल्स के अंदर, वो ध्यान में रखना कि हमारे पास ऐसी सेल्स जो क्या होती है, जाइलम्स और फ्लोएम्स के ऊपर एक क्या करती है, कैपनुमा स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेती है। यानी कुछ अलग अलग प्रकार की सेल्स है वो जाइलम्स और फ्लोएम के ऊपर अपना क्या कर देती है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन है वो यहां पर कर देती है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया, यहां पर कर दिया, यानी चारों तरफ से एक बंडल को, वेस्कुलर बंडल को कवर करे हुए रखती है। इसीलिए इस प्रकार की सेल्स को हम यहां पर क्या कहते हैं, बंडल कैप के नाम से स्टूडेंट वो क्या है, जाना जाता है। इस प्रकार की सेल्स को हम यहां पर क्या कहते हैं, बंडल कैप कहते हैं। तो ये हो गया आपका दोनों लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ और डोर्सीवेंट्रल लीफ, यानी डाइकोट, और आपके पास कौन सा हो गया, मोनोकोट प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहने वाली लीफ है वो हमने यहां पर देख लिए कि मोनोकोट लीफ और ये कौन सी होती है। अब कुछ बातें, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वो स्टूडेंट्स होता है आपका किसका, क्रेंज एनाटॉमी का। वो ध्यान में रख लेना कि जो आपका ये वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कोई अन्य प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे प्लांट जो हाई टेम्परेचर में रह रहे हैं, उन प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, यहां हमने बंडल कैप लिखा है, वो तो कहां है, एक बंडल, वेस्कुलर बंडल के जस्ट अपर साइड में लिखा है, लेकिन यहां देखना वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ हमारे पास सेल बन जाती है, उसको हम नाम देते हैं यहां पर बंडल शीथ सेल।
यानी इन बंडल शीथ सेल का निर्माण हो जाता है किसी प्लांट्स में, तो इन बंडल शीथ सेल का बनना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, क्रेंज एनाटॉमी के नाम से है, वो हम जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रेंज एनाटॉमी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना क्रेंज एनाटॉमी है कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ हाई टेम्परेचर में रहने वाले प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक लेयर का निर्माण कर लेती है जिसे हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। उन्हें ही हम किस नाम का जाना जाता है, क्रेंज एनाटॉमी है, वो हम कहते हैं। ये ज्यादातर जिस प्लांट्स में पाई जाती है उन प्लांट्स को हम किस नाम से जानते हैं, C4 प्लांट्स के नाम से है, वो हम यहां पर जानते हैं। यानी C4 प्लांट्स होगा, उनमें कौन सा साइकिल चलेगा, आपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर लास्ट ईयर पढ़ रखा होगा इस चीज को, C4 साइकिल से वो चलता है। तो ध्यान रखना क्रेंज एनाटॉमी कौन से प्लांट्स में होती है, C4 प्लांट्स में होती है। क्यों बनती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में रहने के कारण वहां पर क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करने में CO2 को क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन को एकदम इक्वल करना होता है। अब उसके बाद में हमारे पास एक छोटे छोटे टॉपिक्स और आते हैं, सीधा ही बोल देता हूं, एब्सिएशंस एंड सेनिसेंस। एब्सिएशंस और सेनिसेंस, सेनिसेंस का मतलब होता है जीर्णता, सेनिसेंस का मतलब जीर्णता है। सेनिसेंस क्या कहलाता है वो सुनिए, कि अगर प्लांट्स में कोई लीफ हरी है और वो किस में बदल जाती है, येलो कलर में चेंज हो जाती है, नीचे नहीं गिरती, वहीं लगे लगे ही वो किस में हो जाती है, येलो कलर में चेंज हो जाती है। इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेनिसेंस के नाम से उसको हम जानते हैं। यानी सेनिसेंस क्या है कि किसी भी प्रकार के प्लांट्स में लीफ है वो क्या कर देती है, लीफ में प्रेजेंट क्लोरोफिल आपका नष्ट हो जाएगा और क्लोरोफिल नष्ट होने के कारण वह लीफ क्या कर देती है, अपना कलर चेंज कर देती है। उस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेनिसेंस कहते हैं। लीफ क्लोरोफिल नष्ट क्यों होता है, सुन लीजिएगा, कि जब किसी भी लीफ में सेनिसेंस की प्रोसेस होती है तो उनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स का फॉर्मेशन किया जाता है जो क्या कर देता है, क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है। अब आगे कि लीफ आपकी येलो हो गई, अब लीफ येलो होना सेनिसेंस हो गया, और लीफ का टूटकर अलग होना क्या कहलाता है, एब्सिएशन कहलाता है। यानी हिंदी में बोलूं तो विलंगन कहलाता है। क्या होता है कि जब सेल्स या सेल्स के मध्य उपस्थित मिडल लेमिना, सेल वॉल के बीच किसका निर्माण होता है, मिडल लेमिना का निर्माण होता है। तो जब सेल के मध्य मिडल लेमिना क्या हो जाती है, घुल जाती है, या मिडल लेमिना टूट जाती है, तो उससे सेल्स है या लीफ है वो क्या हो जाएगी, आपकी विलंगन हो जाएगी, एब्सिएशन हो जाएगी। दोनों प्रोसेस पूछी जाती है। सेनिसेंस किसे कहते हैं, तो क्लोरोफिल मात्रा का, क्लोरोफिल का नष्ट होना सेनिसेंस कहलाता है, और किसी लीफ में क्लोरोफिल नष्ट होकर उस लीफ का प्लांट के भाग से नीचे गिरना या किसी भाग का प्लांट से टूटकर अलग होना क्या कहलाता है, आपका एब्सिएशन कहलाता है। तो इसको ध्यान रखना, एक हो गया सेनिसेंस और दूसरा हो गया आपका एब्सिएशन के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब आपके पास आता है नेक्स्ट इसी यूनिट्स के अंदर कि रूट्स कैसी होती है, रूट के स्ट्रक्चर्स के रूप में आपको देखना पड़ता है। तो ध्यान रखना, रूट में आपको 3 टिश्यू के रूप में आप इसको है वो डिराइव करते हो। पहला टिश्यू वही होता है आपका कौन सा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है वो कोलेन कायमा के द्वारा मिलकर बना होता है। एपिडर्मिस के ऊपर कुछ रूट हेयर पाए जाते हैं, वहां पर स्टेम हेयर थे या एपिडर्मल हेयर थे, लेकिन रूट के अंदर कौन सा होगा, रूट हेयर प्रेजेंट्स रहेंगे, जो वाटर को ऑब्जर्वेशन करने का काम होता है वो यहां पर किया जाता है। दूसरा भाग आता है यहां पर आपका ग्राउंड टिश्यू का, यानी कौन सा रीजन है आपका यहां पर, ग्राउंड टिश्यू का रीजन है। अब इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर आप ग्राउंड टिश्यू भी रीजन बोल सकते हो, लेकिन ग्राउंड टिश्यू बोलोगे तो आपके पास वही सारी चीजें आपके पास प्रेजेंट रहेगी। इससे अच्छा है आप सीधा बोल दीजिए कि रूट के अंदर ग्राउंड टिश्यू की जगह यानी हाइपोडर्मिस को एंडोडर्मिस की जगह सिर्फ क्या होता है, यहां पर कोर्टेक्स भाग है वो पाया जाता है। और कोर्टेक्स भाग पाया जाता है तो कोर्टेक्स सामान्यतः किसका होता है, पेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। इंट्रासेलुलर स्पेस है वो वहां पर हमारे पास देखने को मिलता है। उसके बाद में कोर्टेक्स के अंदर हमारे पास एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं क्या, एंडोडर्मिस। तो ध्यान रखना, रूट के अंदर एंडोडर्मिस भाग होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट्स रहता है, और यही वो भाग है जो 2 प्रकार के पाथवे चलाता है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। वाटर का ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये पाथवे काम में आता है। तो कोर्टेक्स भाग, और कोर्टेक्स भाग में हमारे पास क्या पढ़ना होता है, एंडोडर्मिस। तो ये क्या होता है, ये वाटर को ऑब्जर्वेशन करता है, वाटर को ऑब्जर्वेशन करके जाइलम तक वाटर को पहुंचाने का काम करता है, तथा जो कुछ
जो वाटर हाइपोथेटिक प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो वाटर की सतह पर तैरते रहते हैं, उनको तैरने में हेल्प भी कौन करता है? आपका ये कोर्टेक्स भाग है, क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है आपका? ज्यादा होता है, इसलिए उनको वाटर को तैरने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में फूड को स्टोर करने का काम होता है, वो भी यहां पर किया जाता है। उसके बाद में एंडोडर्मिस के बाद में इसी कोर्टेक्स रीजन के अंदर आपका पार्ट आता है कौन सा? पेरीसाइकल। यानी कि यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? आपका पेरीसाइकिल का फॉर्मेशन है, वो होगा कहां पर? एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे एक पेरीसाइकिल लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो क्या होता है? एक लेयर होता है, यानी कि और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के जो सामने है उसका ये क्या होगा? निर्माण होगा। इसका मेन काम होता है वो क्या होता है? लैटरल रूट का फॉर्मेशन करना। ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए लैटरल रूट का निर्माण कहां से होता है, तो ध्यान रखना आपका लैटरल रूट का निर्माण कहां से होगा? पेरीसाइकिल के थ्रू होगा। यानी पेरीसाइकिल है वो क्या करेगा? लैटरल रूट का निर्माण है वो करेगा। और कभी कभी ये सिंगल लेयर भी होती है, यानी यहां पर लिखूं तो ये कैसी हो सकती है? आपकी सिंगल लेयर के रूप में भी हो सकती है, और आपके पास साथ साथ में ये कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड है, वो भी मिलती है। ये मल्टी लेयर है वो ज्यादातर किस में मिलती है? आपको डाइकोट में प्लांट्स में मिलती है। और सिंगल लेयर होती है वो कहां मिलती है? आपको मोनोकोट प्लांट्स के अंदर है, वो आपको क्या होता है? देखने को मिलता है। यानी पेरीसाइकिल सिंगल और मल्टीपल लेयर रहती है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन है वो भी आपका कौन करता है? यही प्लांट्स, ये पेरीसाइकिल के थ्रू लेटरल रूट का फॉर्मेशन है वो किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास आता है थर्ड नंबर, जिसका नाम है वेस्कुलर बंडल। यानी रूट में वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? आपके हाई डेवलप वाले होते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम्स आपका क्या होता है? अलग अलग रूप में, अलग अलग विन्यासित के रूप में यहां पर क्या होते हैं? प्रेजेंट्स रहते हैं। ध्यान रखना, आज तक हमने जो भी जाइलम और फ्लोएम को बनाया है, जाइलम फ्लोएम को इस तरह से बनाया कि जाइलम यहां, फ्लोएम यहां। लेकिन ध्यान देना कि ये जाइलम और फ्लोएम कहां होते हैं? स्टेम में होते हैं। लेकिन रूट की बात करूं तो रूट में मान के चलिए यहां पर अगर जाइलम है तो यहां पर फ्लोएम है, यहां पर अगर जाइलम है तो वो यहां पर क्या है? फ्लोएम है। यहां पर जाइलम है तो यहां पर फ्लोएम, यहां जाइलम है तो यहां पर क्या है? फ्लोएम है। यानी कि जाइलम जाइलम जाइलम, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इनके बीच में फ्लोएम भाग है वो यहां देखने को मिलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में कहूं तो आपका कौन सा भाग रहता है? तो ध्यान रखना, रूट के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में आपका जाइलम भाग रहता है। कौन सा रहता है? जाइलम भाग, क्योंकि ये वाटर को ऑब्जर्वेशन करके कहां पहुंचाता है? अपर भाग लीफ तक पहुंचाने का काम है वो रूट के द्वारा किया जाता है। जाइलम से भाग है सबसे ज्यादा मात्रा में होगा। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडिएशन के ऊपर, अलग अलग भागों के ऊपर है, वो हमारे पास यहां पर प्रेजेंट्स रहेंगे। इसमें कैम्बियम भाग होता है वो ज्यादातर हमें नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। अब मोनोकोट और डाइकोट रूट्स की बात करूं तो ध्यान रखना, मोनोकोट और डाइकोट रूट्स के अंदर हम अगर एक्सप्लेन करें दोनों के कैरेक्टर को कि हमारे पास मोनोकोट रूट और हमारे पास जो डाइकोट रूट है उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, तो मोनोकोट रूट्स होती है वो हमारे पास कैसी होती है? फाइबर रूप में पाई जाती है, यानी फाइबर ये रूप में धागेनुमा स्ट्रक्चर के रूप में होती है। यहां डाइकोट रूप में कैसी होती है? आपकी टैप रूट होती है, यानी एक ही जगह से क्या होती है? जड़ का फॉर्मेशन होता है, वो यहां पर किया जाता है। ठीक है, अब मोनोकोट्स के रूट्स के अंदर बात करें, यानी मोनोकोट्स रूट्स के अंदर बात करूं तो इसमें प्राइमरी जो रूट होती है, ध्यान रखना, प्राइमरी रूट ज्यादा समय तक क्या है? लिविंग नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती। लेकिन यहां पर क्या होता है? जो प्राइमरी रूट होता है वो क्या होता है? आपका ज्यादा समय तक क्या होती है? यहां पर लिविंग होती है। ध्यान से दे देना, मोनोकोट रूट में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाती है प्राइमरी रूट, लेकिन डाइकोट में वो क्या होती है? ज्यादा समय तक प्रेजेंस रहती है। फिर उसके बाद में आता है कि कॉर्टेक्स भाग की बात करें तो यहां पर जो कॉर्टेक्स भाग होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, कम रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और डाइकोट में जो कॉर्टेक्स भाग होता है वो कैसा होता है? आपका लार्ज एरिया कवर किए हुए रहता है, यानी लंबाई के अंदर, चौड़ाई के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब अगर बात करूं मोनोकोट्स की तो मोनोकोट्स में वेस्कुलर बंडल लगभग 2 से लेकर 6 ही वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, और यहां पर क्या होते हैं? 6 से ज्यादा,
ये आपको भी पता है कि डाइकोट प्लांट होगा उसकी लंबाई ज्यादा होगी, तो वेस्कुलर बंडल की क्या होगा, बहुत भी ज्यादा होंगे, इसलिए उसमें 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल होते हैं, और मोनोकोट्स में 6 से वेस्कुलर बंडल है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अब मोनोकोट्स की बात कर लूं तो इसमें आपका क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान देना कि यहां पर आपका जो कैम्बियम होता है वो एब्सेंट होता है, और डाइकोट्स प्लांट्स की रूट्स के अंदर आपको यहां पर कुछ मात्रा में कैम्बियम होता है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेजेंट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि वेस्कुलर बंडल को एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर भी करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में मोनोकोट्स की रूट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। ध्यान रखना, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, एब्सेंट्स होती है, और डाइकोट के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ है वो हमारी यहां पर क्या होती है स्टूडेंट, पाई जाती है। तो ये हमने देख लिया मोनोकोट और डाइकोट के बीच में अंतर का, कि रूट कैसी होती है, किस तरह की स्ट्रक्चर्स है वो हमें देखने को मिलती है। यानी टोटल मिलाकर मैं बात कहूं यहां पर, तो हमने बात कर ली है मोनोकोट्स की लीफ के ऊपर, डाइकोट की लीफ के ऊपर, मोनोकोट के रूट के ऊपर, और डाइकोट के रूट के ऊपर, इन सभी के ऊपर है वो हमारी बातें हैं यहां पर कंप्लीट है। अब है जो हमें बात करनी है, वो कौन सी बात करनी है स्टूडेंट, ध्यान रखना, वो है हमारी यूनिट नंबर 4 के ऊपर, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा होता है, वो है हमारा कौन सा, सीड। सीड में भी देखा जाए तो मोनोकोट का सीड है वो हमारे पास अलग होता है, और अगर देखा जाए तो डाइकोट का जो सीड होता है वो भी हमारे पास कैसा होता है, अलग अलग आकृति के रूप में सीड्स होते हैं, वो हमारे पास देखने को मिलते हैं। यानी मोनोकोट का सीड है वो हमारे पास अलग अलग होगा, और डाइकोट का सीड्स होता है वो भी हमारे पास है, यहां पर क्या होता है, अलग अलग देखने को मिलता है। नॉर्मली मोनोकोट के सीड्स के अंदर बात करें तो मोनोकोट सीड्स के अंदर सबसे पहले बाहर का रीजन्स होता है, स्टूडेंट्स ध्यान दे देना कि सबसे बाहर का रीजन्स होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सीड कोट। इन दोनों के अंदर ही बात कर लेते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला रीजन आता है वो कौन सा होता है, आपका सीड कोट रीजन्स होता है, यानी बाहर एक हार्ड कवर के रूप में, यानी ये सीड का फॉर्मेशन अगर मैं यहां पर करूं तो ये लेयर है वो किसकी कहलाती है, आपकी सीड कोट की कहलाती है। यानी सीड कोट है एक बाहर का आवरण, बहुत एकदम हार्डली आवरण होता है, वो हमारे पास देखने को मिलता है। दूसरा इसमें क्या होता है, आपका फ्यूनिकल्स प्रेजेंट्स रहता है, यानी कि इसके नीचे जस्ट यहां पर हमारे पास क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, फ्यूनिकल्स के रूप में है, वो हम जानते हैं। फिर इस फ्यूनिकल्स के बाद में थर्ड लेयर होती है, वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, माइक्रो पाइल रीजन्स है, वो यहां पर प्रेजेंट्स रहता है। थर्ड रीजन कौन सा है, माइक्रोपाइल्स होता है। चौथा रीजन्स होता है वो हमारे पास यहां पर कौन सा होता है, आपको पता होगा, एम्ब्रियो होता है। पांचवा रीजन्स है वो आपको पता होगा कौन सा होता है, एंडोस्पर्म रीजन्स होता है, वो यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि टोटल बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले रीजन्स होता है सीड कोट, जो बहुत ही ज्यादा हार्डली प्रेजेंट्स रहता है, सीड को आउटर कवर के रूप में प्रेजेंट, चाहे आप मोनोकोट की बात कर लोगे चाहे आप डाइकोट की बात कर लोगे, इनके बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा। एंडोस्पर्म वह भाग है जहां पर आपका क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है, फूड स्टार्च के रूप में रहता है, और वहां पर आपका क्या होता है, जिब्रेलिन हार्मोन्स भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट्स रहते हैं, और जिब्रेलिन हार्मोन्स कुछ मात्रा में प्रेजेंट्स रहते हैं, तो वो जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, एलुरोन लेयर के थ्रू आपका सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए काम में करते हैं। ध्यान रखना कि सीड कोट है वो बाहरी आवरण होता है, जिसमें नॉर्मली हम टेस्टा भी कह सकते हैं, टैग्नम भी कह सकते हैं, उन भाग से मिलकर है वो हमारा बना होता है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है कि सीड कोट, सीड कोट है वो बाद में जब हम इसका अलग से देखते हैं तो इसमें नीचे की तरफ जब हमने देखा था कई बार कि जब सीड्स बन रहा है तो हमने देखा कि ओव्यूल रीजन्स होता है, इस ओव्यूल रीजन्स के अंदर हमारे पास यहां पर क्या होता है, अनेक प्रकार के प्रेजेंट्स माइक्रोपाइल्स रहते हैं। इस तरह का आपका क्या होता है, सीड्स में देखा होगा कि ओव्यूल्स में ये भाग आपका माइक्रोपाइल कहलाता है, यहां वाला आपका चलेजा कहलाता है, यहां वाला भाग है वो हिलम कहलाता है। तो वही सारे मिलकर फ्यूनिकल्स है, माइक्रोपाइल्स रीजन्स है, उनका फॉर्मेशन है वो करते हैं। और इसमें कुछ एंटी यहां पर एग सेल्स होती है, उसके साथ साथ में कुछ है उनके क्या होती है, हेल्पर सेल्स होती है, जो क्या करती है आपको स्टूडेंट्स यहां पर सीड बनाने का काम करती है, और साथ साथ में वहां पर एंडोस्पर्म बनाने का काम है वो भी यहां पर किया जाता है, जिसमें से अलग अलग प्रकार के सीड्स होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट्स रहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं सीड के चने के अंदर बात कहूं तो हमारे पास जो एम्ब्रियो होता है वो एक क्या होता है,
बाहरी परत के रूप में होता है, मर्दूदकी सेल्स के रूप में रहता है, पेरेन्काइमा सेल्स के द्वारा होता है, अनेक प्रकार के फूड्स होते हैं वो इनके अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट, स्टोर रहते हैं। इनके बारे में आपने अच्छे से उन जो लेक्चर थे हमारे उनमें बातें की होगी, मोनोकोट और डाइकोट की, तो वो यहां पर बातें हैं। अब आपको देखना है कि उसके बाद में हमारे पास और सीड के बारे में और कौन सा टॉपिक है वो हमारे पास बनता है। यानी इस यूनिट में हमें सीड हो गया, और सीड के बाद में बात करूं तो हमारे पास इसमें क्या बनता है आपका सीड का डिस्पर्शल बनता है। यानी यहां पर क्या बनता है आपका सीड का डिस्पर्शल भाग बनता है। यानी एक भाग से दूसरे भाग में सीड का डिस्पर्शल कैसे होगा, तो वो सुनिएगा स्टूडेंट कि एक जगह से सीड से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं, पक्षियों के द्वारा जा सकते हैं, पानी के द्वारा जा सकते हैं, एनिमल्स के द्वारा जा सकते हैं, हवा के द्वारा जा सकते हैं, इंसेक्ट के द्वारा जा सकते हैं। तो उन्हीं के ऊपर है वो हमें बातें लिखने की, किन किन के द्वारा कौन कौन से किस प्रकार का सीड डिस्पर्शल है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में सीड डिस्पर्शल होने के बाद में आपके पास आता है यहां पर डोरमेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी डोरमेंसी का मतलब प्रसुप्ता अवस्था। प्रसुप्ता अवस्था का मतलब हो गया कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। तो रेस्टिंग स्टेज में कैसे चला जाता है, इसमें दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास यहां पर प्रसुप्ता अवस्था प्राइमरी प्रकार की, और दूसरी प्रसुप्ता अवस्था होती है यहां पर सेकेंडरी प्रकार की। ध्यान रखना, प्राइमरी प्रकार की और सेकेंडरी प्रकार की दो प्रकार की प्रसुप्ता अवस्था यानी डोरमेंसी है वो यहां पर देखने को मिलती है। जो प्राइमरी प्रकार की डोरमेंसी होती है वो स्टूडेंट्स ध्यान रखना किसी बाहरी आउटर फैक्टर के द्वारा या फिर कहूं एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाहरी आवरण, बाहरी वातावरण के द्वारा अगर सीड में क्या हो जाता है, डोरमेंसी आ जाती है। जैसे सीड को जर्मिनेट करना है लेकिन टेम्परेचर अच्छा नहीं है, बाहर का पानी अच्छा नहीं है, बाहर उसको अच्छी सी ह्यूमिडिटी नहीं मिल रही है, एनवायरमेंट अच्छा नहीं, वातावरण अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से सीड में क्या आ जाएगी आपकी डोरमेंसी आ जाएगी, प्रसुप्ता अवस्था आ जाएगी। तो इस प्रकार की डोरमेंसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं, जो कुछ ही कम समय के लिए आती है या कम समय टाइम्स के लिए वो डोरमेंसी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में धीरे 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 वो डोरमेंसी है वो क्या हो जाती है, खत्म होती जाती है। ठीक है, या फिर कहूं तो सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड हो गया तो उसको हम ब्रेक करके सीड को जर्मिनेट करेंगे तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं कि सेकेंडरी डोरमेंसी। तो सेकेंडरी डोरमेंसी हमें कहां पर देखने को मिलती है, सेकेंडरी डोरमेंसी हमें ज्यादातर इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल फैक्टर के द्वारा है वो हमें क्या देखने को मिलती है, सेकेंडरी डोरमेंसी है वो हमें देखने को मिलती है। इंटरनल डोरमेंसी का मतलब कि आपका जो एम्ब्रियो है स्टूडेंट्स वो क्या है, नॉन लिविंग स्टेज में है यानी जिंदा नहीं है, या फिर कहूं इसमें जो एंडोस्पर्म है वो आपका क्या हो चुका है ही नहीं, खत्म हो चुका है, या फिर कहूं जो एम्ब्रियो है वो क्या है शॉर्ट टाइम तक क्या हुआ है, जीवित हुआ है, अब उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, या फिर सीड कोट है वो आपका बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, हार्ड हो चुका है, या फिर कहूं कि जो सीड है या सीड के एंजाइम्स हैं वो यहां पर क्या है, फेवरेबल नहीं है, एंजाइम्स वहां पर एब्सेंट्स है, या फिर ऐसे हो सकता है कि जो सीड का इंटरनल भाग है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, वो एम्ब्रियो को जीवित करवाने के लिए क्या है, या एम्ब्रियो को जर्मिनेट करवाने के लिए काम में नहीं कर रहा है। तो उन सारे फैक्टर के थ्रू आपका क्या हो सकता है, सेकेंडरी डोरमेंसी है वो यहां पर प्राप्त की जा सकती है। तो टोटल बात कहूं स्टूडेंट्स तो याद रखना है कि हमारे फोर्थ यूनिट में सिर्फ 3 ही टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। वो पहला टॉपिक सीड, मोनोकोट डाइकोट सीड का, दूसरा टॉपिक आपके पास डिस्पर्शल का कि एक जगह से दूसरी जगह पे सीड कैसे जाएंगे, तीसरी जगह डोरमेंसी यानी प्रसुप्ता अवस्था कैसे आएगी, प्राइमरी प्रसुप्ता अवस्था कैसे होती है, सेकेंडरी कैसे होती है, किस वजह से प्राइमरी आती है सेकेंडरी आती है। ध्यान रखना इन जगहों को। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें ज्यादातर, वो क्वेश्चन होता है आपका ग्राफ्टिंग का। कौन सा होता है, ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कई बार पढ़ रखा होता है कि जैसे कहूं कि ये हमारे पास मान के चलिए कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई सा भी प्लांट है, इसकी हमने कोई भी टहनी काट के अलग कर ली और अलग करने के बाद में हमारे पास यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, अलग प्रकार का प्लांट्स था। ठीक है, इस प्लांट में से हमने क्या किया, कुछ रीजन्स उसका इस तरह से कट कर लिया।
यानी कि देखने को मिले तो हमारे पास क्या हुआ कि उसके अंदर हमारे पास इस तरह का प्लांट है, वो हमने कट कर लिया, यानी स्टेम को कट कर दिया। इससे कुछ ऐसी टहनी को हम लेकर आए, उसकी कुछ ब्रांच को लेकर आए और ब्रांच को लाकर इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, उसको जर्मिनेट करवा दिया। यानी कि हमने यहां पर क्या किया, उसको इस तरह से जर्मिनेट करवा दिया। यहां पर उसकी जो भी कुछ लीफ थी, मेन फोकस आपका यहां पर रहना चाहिए। तो यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है स्टूडेंट, ग्राफ्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है कि कोई भी सीड स्टेम को कट करके दूसरे स्टेम को उसके ऊपर इंसर्ट करवाना, वहां पर क्या करवाना, ग्रोथ करवाना, आपका क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे पास ग्राफ्टिंग क्या होती है। तो एक सीड्स का एक स्टेम का पार्ट या एक प्लांट का कोई भी भाग दूसरे प्लांट के कोई भी भाग के ऊपर हम क्या कर देते हैं, उसको इंसर्ट करवा देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं, तो वहां से कोई प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम यहां पर क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। आई होगी बात समझ में स्टूडेंट? यहां तक हमने अपनी बात की है इस यूनिट नंबर 4 के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट काम आता है उनके ऊपर। तो मैंने आज 3rd यूनिट्स और 4th यूनिट दोनों को साथ कंबाइन किया है, जल्दी से कवर किया है, ताकि इस चीज का रिवीजन आप कर सको, जल्दी से कर सको। और साथ साथ में 1st और 2nd यूनिट है, उनको अच्छे से डिटेल में किया है, ताकि आप वहां से अच्छे से क्वेश्चन है वो आप कवर कर सको। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम अपने इकोलॉजी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट पेपर में, कि इकोलॉजी की 4 यूनिट है, चारों में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह का पढ़ना है, वो सारी चीजें हैं वो हमारी रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।